शर्म की बात है कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। मैंने आज तक कहा कि मेरा फ्लैट नहीं है, मैंने कभी आज तक कोई चीज छुपाई है, क्योंकि मुझे फिक्र नहीं है, मेरा हलाल का पैसा है। स्पीकर ने असेंबली की अपने इदारे की खुद ही उसने क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कौमी असम्बली में स्पीकर के फैसले पर खूब गरजे बरसे और जाते जाते ऐलान भी कर गए कि वो आज से स्पीकर कौमी असम्बली को सिर्फ अयाज सादिक कहकर पुकारेंगे। खान साहब की तकरीर मुदल्लल होने की गवाही अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने खुद दी है। दूसरी तरफ कराची में PS 127 की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब में अब तक पीपल्स पार्टी आगे है, लेकिन MQM भी एक तगड़ा मुकाबला करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दिन भर MQM और मुहाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनों में तसादुम की तलात भी आती रही है। इसके साथ साथ कल रात से कराची में गाड़ियां जलाने के एक नए सिलसिले का आगाज हुआ है। क्या बैनर्स के बाद नामालूम अफराद कराची में दोबारा सरगर्म है? अगर वाकई ऐसा है तो सिक्योरिटी इदारे कहां हैं? और अगर MQM आज की नशिस्त जीत जाती है तो फिर ये क्या फैसला होगा? क्या -1 कबूल हो गया है वोटर्स की जानिब से? सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद PTI के रहनुमा शफकत महमूद साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुशीर इत्तलात सिंध हुकूमत मौला बख्श चांडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। लेकिन आप सबकी इजाजत से पहले फैसल वाबड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम जरा इसलिए बात करना चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हुए हैं और पहली मरतबा वो किसी TV चैनल से बात करें। फैसल साहब, जानना चाहेंगे कि कल जो आपने एहतजाज किया वो बड़ा जुदागाना हैसियत में किया और बाद में PTI ने उस पर आपका इतना साथ नहीं दिया, तो ये हुआ क्या कल कराची में? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, PTI से पहले मैं उससे पहले ही अनाउंस कर चुका था कि ये एज अ पाकिस्तानी मैं लेके चल रहा हूँ और कैंपेन लॉन्च किया, और जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है करप्शन के, पनामा लीक्स के, दहशतगर्दी के खिलाफ, उस पर तो मैं हूँ ही हूँ। और ये चीज जो थी एज एन इंडिविजुअल एक्ट पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी मैंने की, और मैंने अनाउंसमेंट से पहले किया। तो PTI ने बाद में आके कहा, उससे पहले मैं कह चुका हूँ, क्योंकि मैं झूठ पे सियासत नहीं करता, मैं हमेशा सबूतों पे सियासत करता हूँ, और वो सियासत करता हूँ जो यूजुअली लोग नहीं कर पा रहे। लेकिन वाड़ा साहब, PTI से अलग मूवमेंट आप अपनी ही हैसियत में क्यों चला रहे हैं? वजह क्या? कोई मूवमेंट नहीं है। अच्छा, इट्स अ कैंपेन टू एजुकेट पाकिस्तान। आज सिंध में भी वो चली गई है, और अगर वो एड अप होती है इवेंचुअली PTI के मौक़िफ़ से, तो ये पाकिस्तानियों का मसला, PTI या फैसल वावड़ा या इमरान खान का या किसी और का तो मसला नहीं है, पाकिस्तानियों का मसला है। ठीक है, पाकिस्तानियों का मसला है, ठीक है, बिल्कुल आपका फेयर इनफ पॉइंट है। लेकिन 6 घंटे के लिए इतनी मेजर आर्टरी को चोक कर देना, लोग परेशान हो जाएं, फिर बाद में आपको इंतजामिया को वहां से हटाना पड़े, ये एहतजाज का मुनासिब तरीका है? ये मूवमेंट चलाने का मुनासिब तरीका? बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे ख्याल से अगर आज आप जज साहब की जजमेंट के हवाले से अगर रिपोर्ट ले लेती तो आज आप लोगों को पता चलता कि ये जो इंतजामिया ने अपना फेलियर जो मेरे सर पे डाला है, 6 घंटे तो क्या, मैं तो टोटल 22 मिनट रहा हूँ वहाँ, और एक बहुत बड़े ट्रक के ऊपर रहा हूँ, और ये वफाक के खिलाफ मेरा एहतजाज था, पनामा लीक्स के ऊपर था, 14 लाशों के ऊपर था, और बाकी करप्शन के स्कैंडल्स के ऊपर था। इसमें सूबाई हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, मैं 22 मिनट के लिए 7:32 पे किया हूँ। वहाँ कैमराज हैं लगे हुए एयरपोर्ट के, और उस पर ट्रक पे गया हूँ, और मैं 8 बजे वहाँ से निकल गया हूँ या अरेस्ट हो गया हूँ। तो मैं 22 मिनट। लेकिन फैसल साहब, गिला आपको विफाक से है, आप रोड ब्लॉक करते हैं, कराची की सूबाई हुकूमत फिर आपको हटाने के लिए वहां से हिरासत में ले लेती है। देखिए जी, वो तो IG सिंध जो हैं, उन्होंने उनके लिए ट्रक जल रहे हैं, वो मसला नहीं है। सिविल एविएशन के एक बच्चे को शहीद कर दिया गया, उस पर उनको कोई अभी तक उन्होंने काम नहीं किया। 9 दहशतगर्द पकड़े गए, उसमें से आधे छोड़ दिए गए, किसके फोन पे छोड़ दिए गए, उस पर कुछ नहीं है। मेरी बेल हो गई 341 के तहत, रात 10 बजे मुझे कंफाइनमेंट में रखा गया। फेडरल गवर्नमेंट का कौन बंदा उनका राब्ते में था, ये तो IG सिंध को बताना चाहिए कि वो मुलाजिम कौम के हैं, किसी और के पर्सनल नहीं है, और पंजाब के नहीं, सिंध के हैं। ये तो IG सिंध से आप पूछे कि जो आज पिछले 25 दिन में दगर मचा हुआ है कराची के अंदर या सिंध के अंदर, उसका जवाब वो दें। मुझे पकड़ कर सिर्फ ऐसा बस। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल है, आप गिरफ्तार हो गए, उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर से ये आवाजें उठी कि ये तरीकाकार गलत था और किसी ने एक्टिवली इंडोर्स भी नहीं किया, क्या कोशिश की गई आपकी जमात की जानिब से? खासतौर पे नईमुल हक साहब की तो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है। देखिए, नईमुल हक साहब मेरे बड़े भाई हैं, और नईमुल हक साहब पार्टी का मौक़िफ़ तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशात का इज़हार नहीं कर सकते, और दीगर भी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैंने प्रोटेस्ट किया था पुरअमन, जो
डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर सिटीजन का। मैंने सिर्फ 22 मिनट के लिए किया है, मुझ पे जामिया अपना फेलियर ना डाले। और आज जज साहब ने भी जजमेंट देते हुए यही कहा कि जी जब उनके पास विटनेस लॉयर्स गए, लॉयर्स उनको बताया कि शाह फैसल का ब्रिज जो सरकार ने बनाया है वो क्रैक था, हाईवे पे। ठीक है, आपका मौक़िफ़ है कि इंतजामिया अपनी राय लिए आप पर डाल रही है। बहुत शुक्रिया फैसल वावडा साहब। मैं गुफ्तगू अब चांडियो साहब आपकी जानिब आऊंगी, जानना चाहूंगी कि कराची में क्या हो रहा है। बसें जल रही हैं, 4-5 बसें जल गई हैं और कितनी परेशान कुन खबरें आ रही हैं। ये कौन जला रहा है, कुछ पता चला है इस बारे में, तहकीकात हुई? मेरे ख्याल में 22 तारीख के बाद जिस अंदाज से हुकूमत ने और रियासत ने रिएक्ट किया है और सारी बातों का, ये उसका नतीजा है। अभी मुकम्मल सफाई नहीं, मुकम्मल इत्मीनान भी नहीं कह सकते, मुकम्मल अमन अमान भी नहीं, और ये भी नहीं कह सकते कि 22 के बाद जो ऑपरेशन है या जिसमें तेज़ी आई है उसकी वजह से वो सब लोग खामोश हो गए होंगे, ख़त्म हो गए होंगे जो इस शहर को बदमनी का मरकज़ बनाए बैठे थे। तो मेरा ख्याल है वो भी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, और लेकिन इंशाअल्लाह ताला रियासत जीतेगी, हुकूमत जीतेगी, जमहूरियत जीतेगी, लोग जीतेंगे। लोग तंग हैं, अब उनमें हिम्मत नहीं, पहले हिम्मत करते थे अब हिम्मत नहीं, उनमें छुप छुप के कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू हो गई हैं। इसका भी ये भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ये भी कंट्रोल में हो जाएगा बात। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब रियासत जो है वो स्ट्राइक बैक करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ये कौन लोग हैं, ये नामालूम अफराद, ये रातों रात बसें जल रही हैं, आज ट्रांसपोर्टर माफिया जो उन्होंने तमाम अपनी स्ट्राइक कॉल की हुई थी, ये यकदम क्या हो रहा है? हाँ, ये तो हमने भी मुतालबा किया है कि जो बीच में जिस तरह बैनर्स लगाए गए थे ना, और जिन इलाकों में लगाए गए थे, सिक्योरिटी जोन में लगाए गए थे, रेड जोन में लगाए गए थे, जहाँ आम आदमी अपना पर भी नहीं मार सकता, वहाँ तहकीकात तो क्या खाक होनी है, बहरहाल ख़ुद आवाम अंदाज़ा कर सकती है कि क्यों लगाए गए होंगे, इसका पर्पस क्या है। कोई शहर को बहरहाल डिस्टर्ब करना चाहता है, अगर किसी की ख्वाहिश है कि मुल्क डिस्टर्ब हो तो उसको इस शहर को डिस्टर्ब करना भी बड़ा ज़रूरी नज़र आता होगा। तो ये काम रियासत का है और हुकूमत का है, मालूम करे कौन है और किसके खिलाफ ये साजिश हो सकती है। ठीक है, रियासत और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है। शफकत महमूद साहब, एकदम से खबरें जब कराची से आई तो ज़ाहिर सी बात है परेशानी की बात है, काफ़ी पीसफुल रहा है वो काफ़ी अरसे तक। कौन फ़ायदा उठा सकता है इस सारी इंस्टेबिलिटी की सूरत हाल से? मेरा ख्याल है कि इसमें कोई साजिश ढूंढने के बजाय हम इसको ये देखें कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो ऊंची नीची होती रहती है, और कुछ लोग जो तखरीबकारी कर रहे हैं वो, या जो लोग काफ़ी पसपा हो चुके हैं लेकिन उनके में थोड़ी बहुत जान जो है वो बाकी रह गई है, वो अपना एक लिहाज से अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए करते हैं। मैं अगर आप इजाज़त दें तो वाडा साहब की बात पे सिर्फ 2 क्विक कमेंट्स दे दूँ। उसके बाद पहली तो बात ये है कि वाडा साहब एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होता है कि पार्टी के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया जाए तो वो बेहतर होता है, और ख़ास तौर पे फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट जो है उसके बारे में भी अगर पार्टी से कोऑर्डिनेट कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि फिर बाद में ये इशू नहीं बनता जिस तरह के। लेकिन शफकत साहब, इसकी शायद खमियाजा पीटीआई को ही उठाना पड़ रहा है। आज हम इलेक्शन रिजल्ट्स देख रहे हैं, दे नो वेयर इन द रनिंग। कराची में अगर हम देखें इख्तलाफात ज़्यादा हैं, तो क्या कोई शोकॉज नोटिस किया जाएगा? कोई पार्टी ने नोटिस लिया इस बात का कि पार्टी ने बिल्कुल नोटिस लिया है, और पार्टी वाडा साहब से ज़रूर पूछेगी, और कि ये जो मुझे मेरी इत्तला है वहाँ कराची की जमात उनसे पूछेगी। लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि वैसे हमारे साथी हैं, भाई हैं हमारे, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कोई कार्रवाई करते हैं तो इंडिविजुअल क्या होता है। मुझे बल्कि कई दफ़ा मैंने देखा है कि कोई लोग कहते हैं कि जी ये मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं कर रहा हूँ। अब अगर आप एक तंजीम का हिस्सा हैं तो फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी जो है ना वो थोड़ी सी नीचे चली जाती है, और ख़ास तौर पे अगर आप प्रोमिनेंट हैं उस तंजीम में तो फिर आपका हर एक्शन जो है वो देखा जाता है कि एज इफ कि वो पार्टी का एक्शन। अब मैं जाके कल को पत्थर मार दूं किसी की गाड़ी के ऊपर और कहूं कि ये मेरा इंडिविजुअल एक्शन है, तो लोग चाहे कहेंगे शायद किसी ने, लोगों के जहन में आएगा, चाहे मेरा इंडिविजुअल ही हो, लेकिन लोगों के जहन में आएगा कि इनको पार्टी ने कहा होगा कि पत्थर मार दो किसी। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसमें हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, और मैं कराची के शहरियों को कहना चाहता हूँ ओपनली और बरमला तौर पे
کہ جو کل فیصل شارع فیصل کا بندگی ہوئی اس میں پارٹی کی کوئی خواہش نہیں تھی اور پارٹی کا کوئی ہاتھ نہیں. ٹھیک ہے، ان کا اپنا یہ انڈیویجول ایکٹ ہے. اچھا بات کر لیتے ہیں ابھی جو الیکشن آج کا ہے اور اس میں جو پولنگ آؤٹ اس وقت جاری ہے. جی چانڈیو صاحب، کیسا مقابلہ پڑا ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے ابھی فی الحال لگ رہا ہے کہ آگے ہے، تو آپ کانفیڈنٹ ہیں یا ابھی معاملہ پلٹ سکتا ہے؟ کیا آپ کا کیا ابھی تک انفارمیشن آپ کے پاس؟ الیکشن میں تو آپ حتمی بات تو نتائج آنے کے بعد ہی دے سکتے ہیں، لیکن حالات کو دیکھا جائے، علاقوں کو دیکھا جائے تو میرے کو اطمینان ہے. وہ علاقے میں ہم بھی جیتے رہے ہیں، ایک بار ایم کیو ایم جیتی ہے، ہم جیتے رہتے ہیں، ہمارے لوگ بھی وہاں ہیں پارٹی کے. تو جیسا ماحول ہے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی جیت جائے گی. خالد صاحب، کل ہمارے پاس سلمان مجاہد بلوچ صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے تو مبارکباد ہی دے ڈالی کہ کل ایم کیو ایم ہی اس میں الیکشن میں جیتنے والی، بلکہ میں نے انہیں کہا کہ اتنی جلدی مت اعلان کیجئے، بعد میں مسئلہ ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. تو یہ آج کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی تک جو ریزلٹس آ رہے ہیں پیپلز پارٹی ابھی آگے ہے، ظاہر سی بات ہے حتمی طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ٹرینڈ جو ہے وہ یہ ہے. دیکھیے چانڈیو صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر پیپلز پارٹی کا بھی ایک بہت بڑا حلقہ انتخاب ہے. دیکھیے 60-40% 60% ایم کیو ایم کا کہ جہاں ووٹرز ہیں اور 40% اس والے حلقے میں. لیکن ایک معاملہ یہ بھی ہوا ہے کہ آپ کو شاید پتہ لگاؤ کہ 8:30 بجے سے لے کے تقریباً 12:30-1 بجے تک وہاں پہ جو ہمارا علاقہ تھا جہاں پہ ایم کیو ایم کے ووٹر بستے ہیں، وہاں تو لوگ نکل ہی نہیں سکے. وہ جو ریاستی غنڈے تھے جو کہ پتہ نہیں کون پالتا ہے ان کو، وہ موٹر سائیکلوں پہ آئے، انہوں نے خواتین تک کو مارا ہے بری طرح، ان کے ہاتھ تک ٹوٹ گئے. وہ خوف و ہراس مچاتے رہے، انتظامیہ دیکھتی رہی، حکومت دیکھتی رہی، ریاست دیکھتی رہی. تو وہ شروع کی 4 گھنٹے کی شروع کی جو پولنگ تھی وہ تو ہو ہی نہیں پائی ان علاقوں سے جہاں ایم کیو ایم بستی تھی. اب ہم اس کو رونا گانا، ہم اس کا یہاں میڈیا پہ شور مچانے کے بجائے اس پہ جو شکایات کا طریقہ ہے، چاہے الیکشن کمیشن سے ہو چاہے کورٹ سے ہو، وہ کرنا زیادہ مناسب سمجھیں گے. لیکن یہ سب نے دیکھا ہے. لیکن خالد صاحب، وہ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی میں سٹیٹمنٹس پڑھ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کو شاید عادت نہیں ہے اس طرح کے الیکشن کی، پہلی مرتبہ الیکشن کا جو طریقہ ہے وہ ان کے حساب سے نہیں ہو رہا. تو یہ ان کا کرٹیسزم ہے آپ پر؟ ہاں، وہ ماشاءاللہ یہ میڈیا ابھی کبھی اس کا خود جواب نہیں دیتا ہے. یہ ابھی 246 سمیت جتنے الیکشنز ابھی تھوڑے دن پہلے تک ہوئے ہیں، اس میں جس میں رینجر اندر اور باہر تھی، بھی 93 کا الیکشن تھا، 97 کا الیکشن تھا، جو کوئی بھی ایم کیو ایم اس وقت زیر عتاب رہی ہے اور اس میں خواہش بھی بہت زیادہ رہی حکومتوں کی کہ ایم کیو ایم ہار جائے. لیکن عوام کا جو ٹرن آؤٹ تھا اس نے اس کو چینج کر دیا. یہ دیکھیے آج مجبوری یہ ہے کہ میڈیا جتنا آزاد نظر آتا ہے اتنا آج تو نہیں رہ گیا جتنا ایک عامر کے دور میں تھا. تو بہت ساری چیزیں وہ خود تبصرہ نہیں کر پائے گا، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ الیکشن ہمیں جیتنا چاہیے تھا، لیکن جو حالات رہے میڈیا نے خود دیکھا، میڈیا خود موجود تھا کہ یہ تصادم کہہ دینا بہت بڑی زیادتی. لیکن خالد صاحب تھوڑا سا ہمیں سمجھنے میں مدد بھی دیجیے، کیونکہ آپ کا یہ پہلا الیکشن تھا اپنے قائد سے لا تعلقی کے بعد، تو کیا ووٹر کنفیوزڈ ہے؟ سر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ووٹر جیسے کہ بہت سارے لوگ آپ کی جماعت میں کنفیوزڈ ہے، ووٹر بھی کنفیوزڈ ہو. نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہمارے بیچ میں 1-2 دن جو چھوٹ رہی ہے جس میں ہماری ریلیز نکلتی رہی ہیں، اس میں رہا. پھر اگر کسی کو یہ ڈر تھا نا ایم کیو ایم کا ووٹر کنفیوز ہے، ایم کیو ایم ہار سکتی ہے، تو یہ مل جل کر اتنی بڑی سازش نہ کی جاتی، 3 گھنٹے تک اس پورے علاقے کو یرغمال نہ بنایا جاتا. یہ کیا ہے. اور پھر دیکھیے، پھر ہمت کرے میڈیا بھی نا، حملے کو تصادم نہ کہے، خدا کے لیے حملے کو تصادم نہ کہے. ایک ہی طرف کے لوگ زخمی ہو رہے ہوں تو اس کو آپ تصادم نہیں کہیں گے، حملہ کہیں گے. اور حملہ اس طرح کا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ مشیر اطلاعات صاحب موجود ہیں، ذرا اس کا جواب ان سے لے لیتے ہیں کیونکہ دوسرے آف کورس سٹیک ہولڈر اس پورے معاملے میں وہ بھی ہیں. ان کو بیچارے ان کو بھی نہیں پتا نا. نہیں چانڈیو صاحب، کیا آپ نہیں جانتے یہ جو شکایت کر رہے ہیں ایم کیو ایم والے، اور ٹھیک ہے وہ ایک سیاسی اور جمہوری حق رکھتے ہیں، ان کی شکایت سن لینی چاہیے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ان کے ساتھ معاملہ ہے؟ اگر ان کی شکایت ہے تو جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں خالد مقبول صاحب کی احترام کرتا ہوں، وہ حیدرآباد سے بھی منتخب ہوئے ہیں، تو ہماری کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے اس بات کے موقف پر. یہ وہ بھی درست کہہ رہے ہیں، حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں اور علاقہ ایسا ہے کہ ہم بھی وہاں جیتے ہیں، ہمارے بھی بہت ساری تعداد میں لوگ ہیں، پارٹی کے کارکن ہیں. تو یہ اچھمبے کی بات نہیں رہا. سوال تصادم کو حملہ کہنا نہ کہنا، یہ ماضی میں سب لوگ شکایتیں کرتے رہے ہیں. ہم انبار لگا دیتے ہیں،
MQM के खिलाफ शिकायत की, दूसरे मुखालफिन लगा देते हैं। अभी ये इंतखाबात है, यहाँ कोई जदीद तरीके से इंतखाब हुए नहीं है, होते नहीं, सालों से ये तरीक़ाकार है। जो जहाँ जोर हो जाता है वो बड़ा कानून और आइन की बात करता है, जो लाठी चला लेता है वो चुप करके बैठ जाता है। तो मेरा ख्याल है, मैं इस बात पे हैरान रही हूँ, ये ऐसे मनाजर जो मैंने आज टीवी पे देखे हैं, माजी में भी देखे हैं, और ज़्यादातर मकबूल भाई वालों के इलाकों में ज़्यादा ये मामला हो जाता है, जहाँ उनका कोई मुकाबले का आदमी हो। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। ठीक है, यानी आपके ख्याल में आज का जो इलेक्शन प्रोसेस है ये फेयर है, शफाफ है, इसमें कोई भी बाद में एतराज उठाने का नुक्ता सामने नहीं आएगा, पीपल्स पार्टी ये समझती है? यकीनन फेयर है, क्योंकि खालिद भाई ने जो बात की वो भी आपने सुनी। उन्होंने कहा कि कुछ दोस्त थे जिन्होंने हमला किया या तसाद हुआ, ये नहीं कहा कि धांधली हुई है, वहाँ कोई गैर कानूनी तरीके से इंतखाबात हो रहे हैं या लोगों ने वोट डाले या सूबाई हुकूमत ने कोई अपना ताकत का इस्तेमाल किया है, ये बात उन्होंने नहीं की। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है खालिद साहब, धांधली नहीं हो रही यानी कि ठीक है ना देखिए, ना पीपुल्स पार्टी वालों ने हमला किया है, ठीक है ना, ये तो फिर ये पीपुल्स पार्टी की ख्वाहिश से ज्यादा किसी और की ख्वाहिश नजर आ रही है कि वहाँ MQM हारे। ठीक है, चले इस बहस को थोड़ा स्टूडियो में लाते। शफकत साहब, आप भी सारे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि MQM का वोटर थोड़ा सा उसको इस इलेक्शन में मार्जिन देना चाहिए कि अभी क्लैरिटी नहीं है? खालिद साहब कहते हैं क्लैरिटी है, लेकिन हमने आज देखा ट्वीट्स जो लंदन से आई हैं, वहाँ से वो कह रहे हैं कि अब लगाएं पतंग पे ठप्पा। तो ये मतलब कराची वाले भी उसी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, लंदन वाले भी उसी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, तो शायद हम भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं शायद। ये हो सकता है कि वोटर के जहन में कोई कंफ्यूजन हो, उबाम हो, हमारे जहन में तो नहीं है। हम तो समझते हैं कि बावजूद इसके कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और इनके और साथी भी बार बार ये कह रहे हैं कि अब हम अलग हो गए हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि अलहदगी जो है वो वाकई संजीदा अलहदगी है या वक्ती अलहदगी है या नज़रिया ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो है वक्त बताएगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ हद तक वोटर्स के जहन में कन्फ्यूजन हो। मुझे इस हल्के की सियासत का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन क्लियरली PPP और MQM पहले यहाँ पे कंटेस्ट करते रहे हैं, तो मुकाबला तो इन्हीं में है। लेकिन चले कराची की सियासत पे बात कर लेते हैं ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतना एक्टिवली कैंपेन हम नहीं कर पा रहे, मुहाजिर वोट को वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, मसला क्या है? शॉर्ट कमिंग। देखिए, इसमें मैं ये तस्लीम करता हूँ कि 2013 के इलेक्शन के बाद जितनी तवज्जो हमें कराची पे देनी चाहिए थी उतनी हमने नहीं दी। वजह उसकी वजह कई चीज़ें हैं। हम एक बहुत बड़ी कैंपेन जो थी धरना और रिगिंग के ख़िलाफ़ जो थी उसमें हम मसरूफ़ रहे। कुछ लोकल बॉडी इलेक्शन आ गए, उसके बाद ये पैरामा लीग्स आ गए, पार्टी में धड़ेबंदी है कराची में, और फिर शायद तख्ते पंजाब में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं आपको बताऊं, मुझे 25-30 साल हो गए हैं सियासत में भी और सहाफ़त में भी। धड़ेबंदी कुछ हद तक इख्तलाफात हर जमात में होते हैं, मीडिया में भी होते हैं बाय द वे, बेशक। तो इसलिए लेकिन ये वजह नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब हम इसको कोशिश करेंगे। अभी हमने जो जलसा किया है ये इस चीज़ की निशानी है कि अब हमने एहसास हुआ है कि हम जितना में कराची में काम करना चाहिए था उतना काम नहीं किया, और अब काम करेंगे, वहाँ मेहनत करेंगे, सिंध में काम करेंगे, मेहनत करेंगे। जो सियासी प्रोसेस है उसका एक बाकायदा हम सिंध में हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो अब शुरू होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले कुछ 2-3 साल हमने इतना ज़्यादा तवज्जो कराची को नहीं दी। अच्छा, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, इससे पहले मैं बात भी कर रही थी, आज हमने कुछ ट्वीट्स देखी हैं लंदन से, वहाँ से जलील साहब की आई है, इंतसात मलिक साहब की, उन्होंने कहा कि पतंग को ही वोट दिया जाए, तो दे वर एक्टिवली कैंपेनिंग फॉर योर कैंडिडेट हेयर। तो वो जो फिर दूरियों वाली बात है, फिर उसमें बाम आ जाता है। हाँ, तो ये क्या ज़बरदस्ती की दूरियां कराई जाए? नहीं, लेकिन वो जो है अगर वो नहीं, बात ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि पतंग को वोट दिया जाए और वो लोग खुद भी पतंग को वोट देते रहे हैं ना, और तो वो किसके कहने पे ये ट्वीट्स कर रहे हैं सर? फारूक सत्तार के कहने पे या आपके बानी तहरीक के कहने पे? क्योंकि ट्वीट्स अपनी मेरा ख्याल है नहीं, ये लोग MQM के से नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल हैसियत से कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल हैसियत से कर रहे हैं। ठीक है जनाब, सही, इंडिविजुअल हैसियत पे ट्वीट सारे लंदन से। यहाँ पर एक ब्रेक ले, उसके बाद आज जो कौमी असेंबली में कार्रवाई हुई है उस हवाले से बात करेंगे। स्पीकर साहब आज इजलास में मौजूद नहीं थे, क्या उनको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था? ये पूछेंगे शफकत महमूद साहब से। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शफकत महमूद साहब। आज इमरान खान ने पार्लियामेंट में तकरीर की है और इट वाज अ वेरी गुड तकरीर, बड़ी लॉजिकल और बड़ा एक वेल कंस्ट्रक्टेड आर्ग्यूमेंट था। मसला सिर्फ ये है कि एक तासुर ये है कि वो रायवंड जाने की तारीख देखकर फंस गए, क्योंकि बाद में इस तरह की खबरें भी आई कि मुशावरत की जाए कि वज़ीर-ए-आज़म साहबा होंगे नहीं होंगे, शायद डेट आगे पीछे कर ली जाए। तो ये कन्फ्यूजन क्यों थी? पहले सोच विचार नहीं हुई थी इस पर? नहीं, ये बात नहीं है। पहली तो बात यह है कि मेरा ख्याल है कि बड़ी देर के बाद पार्लियामेंट की तारीख में कोई इतनी अच्छी मुदल्लल तकरीर जो है वो हुई है। और उन्होंने जो अपनी तकरीर में एक ख़ास बात की, बहुत सारी बातें की, मैं वो भी कर सकता हूँ कि जी पनामा लीक्स में नाम आया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जो एक ख़ास बात की उन्होंने, वो ख़ास बात ये की कि हम अपनी ज़ात से और अपनी ज़ाती फ़ायदों से बालातर होके सोचें कि जो हम कर रहे हैं कि मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं। ख़ास तौर पे जो हम अपने इदारों के साथ कर रहे हैं, जिस तरह से हमने अपने इदारों को मफलूज किया हुआ है, क्या हम एज पार्लियामेंटेरियंस, क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम एक रोल प्ले करें कि हमारे जमहूरियत मजबूत हो, हमारे अदारे मजबूत हों। और सर उसके लिए पार्लियामेंट में आना पड़ता है। मियाँ साहब भी नहीं आते, खान साहब भी नहीं आते, आएंगे उसको ग्रेस करेंगे, उसका वकार बढ़ेगा। नहीं, वो ठीक बात है। इमरान खान साहब आएंगे, ज्यादा आएंगे, आना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि आए पार्लियामेंट में आया करें, इधर बात किया करें, आना चाहिए। लेकिन दूसरा, जहाँ तक आपने रायविंड का कहा है, हमने पहले तो मैं एक वाजे कर दूं, हम जाती उम्रा नहीं जा रहे, हम उनके घर के सामने जाने का कभी भी हमारा प्रोग्राम नहीं था। तो प्लान क्या था? प्लान ये था कि एक सिंबॉलिक हम ये बात करना चाहते थे कि पनामा लीक्स में नाम है नवाज शरीफ साहब का, उनके बच्चों का, मरियम नवाज साहबा का, और 4 माह हो गए हैं, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई किसी बात पे कोई आ ही नहीं रहे। और उस पर तुरा ये कि जो अपोजिशन अपना एक रोल अंजाम दे रही है कि भी ये कौम का पैसा लूटा गया, उसके खिलाफ रेफरेंस जो है वो भेज दिया इलेक्शन कमीशन को। और जो मुलजम है, जिन पर इल्ज़ाम लगा है, वो जो है वो उस तरह बैठे हैं, कोई तहकीक नहीं हो रही, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई पूछा नहीं जा रहा। तो बहरहाल ये एक सिंबॉलिक था कि जो हम रायविंड जा रहे थे, वरना कोई उनके घर जाने का इरादा नहीं था। लेकिन अब अपोजिशन के साथ, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 4-5 माह से कि हम सारे अपोजिशन के साथ मिल के चलें और उसमें हम उनके साथ मशवरा करें, और हम कोशिश करें कि हमारी ये जो तहरीक है, जो कि तहरीक इंसाफ की तहरीक नहीं है, सारी कौम की तहरीक है, कि इसमें जो करप्शन हुई है, लूटमार हुई है, उसका कोई हिसाब हो। लेकिन अपोजिशन का गिला, उन्होंने कहा आपने टाइम दे दिया, आपने डेट दे दी, हमसे पूछा नहीं, सोलो फ्लाइट कर लिया आपने। देखें, उसमें अपोजिशन के साथ मशवरे से हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत रद्द-बदल हो जाए, लेकिन असल बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कुछ सिर्फ तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है। देखें ना, लूटा तो पैसा गया पाकिस्तान का, ऑफशोर कंपनियां तो बाहर बनाई गई, प्रॉपर्टीज तो बाहर खरीदी गई, और पनामा लीक्स को तहरीक इंसाफ ने इजाद तो नहीं किया था। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सबसे मिल के बातचीत करेंगे, तो हो सकता है जब बातचीत करेंगे तो उसमें थोड़ा रास्ता निकला। चलिए चांडियो साहब को यहाँ पर हम पूछते हैं। चांडियो साहब, अब इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये जाती उम्रा नहीं जाएंगे, ये रायविंड जाएंगे, कल भी क्लियर कर दिया, लेकिन पहले ये कंफ्यूजन थी कि शायद किसी के घर का मुहासरा हो, तो पीपल्स पार्टी के लोग कहते रहे कि घर का तकद्दुस पामाल नहीं करने देंगे, फेयर इनफ। लेकिन अब चूंकि अब तब्दील हो गई स्ट्रैटेजी, अब कोई चांस है कि साथ चल सके पीपल्स पार्टी और पीटीआई और रायविंड जाए? जी चांडियो साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, आवाज नहीं जा रही मेरा। चांडियो साहब को कोई हमारी आवाज अभी नहीं जा रही, हम कोशिश करते हैं कि उनसे राब्ता बहाल कर सके। खालिद साहब, मीनवाइल में नीचे टिकर पड़ रही थी और वो जो बस जलाने के वाकयात है, उस हवाले से एडिशनल आईजी साहब का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जो मुलजिम है उनका ताल्लुक हारने वाली जमात से, गालिबन इशारा आप लोगों की तरफ है, इस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? हारने वाली जमात पूरे शहर में, यानी कि कल से उसको पता लग गया था वो हार रही, तो वो आग लगाना शुरू कर दिया था उसने। अपेरेंटली तो ये पाकिस्तान रिपीट कर दें वो तो इनका बस चले तो वो 9/11 का भी इल्ज़ाम हम पे लगा दें, लियाकत अली खान का भी लगा दें, वो कोई मसला नहीं है। हारने वाली जमात लगा रही थी, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। ठीक है, और मजबूरी में दे रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं आप इसको। चांडियो साहब से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो गया। जी आप चांडियो साहब मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। जी चांडियो साहब, ये कल भी क्लियर कर दिया तहरीक इंसाफ ने, और आज मजीद शफकत साहब ने कह दिया है कि हम जाती उम्रा नहीं जाएंगे, किसी के घर का तकद्दुस पामाल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी अब क्या साथ रायविंड तक जा सकती है पीटीआई के? पहले तो बड़ी क्लियर लाइन थी ना कि किसी के घर के बाहर नहीं जाएंगे। और मैंने ये भी कहा कि हम बाकी ऑपोजिशन की जमातों से मशवरा करके
ठीक है, यानी वो आपसे मशवरा करके वहां जा सकते हैं, तो क्या अब आपके मौक़िफ़ में कोई लचक आएगी? पहली बात तो ये है कि जब ये मामला हुआ पनामा का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ थी और एक मुश्तरका कोशिशें हो रही थी, और ये भी तय था कि हम जो भी अमल करेंगे वो तमाम अपोजिशन पार्टी शरीक होंगी। मेरे चेयरमैन बिलावल साहब ने भी कह दिया कि जो लोग मुत्तहिदा अपोजिशन को मुंतशिर देखना चाहते हैं उनको मायूसी होगी। अगर ज़रूरत पड़ी और फैसला किया गया तो इंशाअल्लाह मुश्तरका फैसले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रास्तों पे भी आ जाएगी, ये मेरे चेयरमैन ने कहा। लेकिन अचानक खान साहब ने फैसला किया अलग जद्दोजहद करने का, हमने उस पर भी बुरा नहीं मनाया। हमने कहा चलें जी, हमारी दुआएं हैं आपको, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। लेकिन अभी दोबारा उन्होंने कहा है कि मुशावरत के साथ की जाएगी, तो ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है। अगर मुश्तरका कोशिश होगी, मुश्तरका दबाव बढ़ाया जाएगा अपोजिशन की जमात से, तो मेरा ख्याल है हुकूमत पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा और परेशानी भी उनको होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है मियाँ साहब के घर पे न जाने का, ये एक अच्छी बात है। हम ऐसी बात नहीं चाहते जिससे सियासी बेचैनी में इजाफा हो। हुकूमत के खिलाफ है, अपोजिशन है, हम समझते हैं। और मैं एक छोटे कारकुन के हैसियत में कहता रहा हूँ हुकूमत को कि अपोजिशन को रास्तों पे आने के लिए मजबूर ना करें। वो आएंगे, सूरत हाल की जिम्मेदारी होगी। लेकिन बीबी एक बात गौर करने की है, जो रवैया अपोजिशन को अपनाना है, गुस्से का, एहतजाज का, लड़ाई का, खुदा की शान है। वो रवैया हुकूमत अपना रही है, वो गुस्से में है, वो जोश में है, वो तजाद की बात कर रही है, समझ से बालातर है। क्यों जाना चाहते हैं तलखी की तरफ और तसादुम की तरफ? वरना सीधी बात है, आप कह रहे थे हम तैयार हैं तहकीकात के लिए, आ जाए पार्लियामेंट में, आ जाए उन उसूलों पर तय कर ले जिसमें तमाम अपोजिशन मुत्तहद है और मिलजुल कर करें। और ये टांगे तोड़ने वाली इस तरह की गैर पार्लिमानी जबान नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। चांडिया साहब, बिल्कुल इस बात पे सबका इत्तेफाक है। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत दबाव में नजर आ रही है, परेशान है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब भी अब हमें मुख्तलिफ जलसों में नजर आ रहे हैं जो मंसूबों का इफ्तिताह करते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, जाहिर है कि दबाव में तो आएगी जो सूरत हाल है। देखिए, मैं एक और बात भी करूंगा, मुझे नहीं लगता है कि ये पानामा लीक्स पे जो कुछ होना चाहिए था, देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए कि पानामा लीक्स के इंकशाफात, करप्शन को हमेशा ख़त्म करने के लिए हम शुरू से कह रहे हैं के लिए हमारे लिए एक मौका होना चाहिए, सियासत करने के लिए एक मौका नहीं होना चाहिए। लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान में जिस तरह पहले भी करप्शन के हवाले से सियासत होती रही, कोई अमली कदम नहीं उठाया गया है। लग यही रहा है कि हुकूमत ने टाइम गेन करके इसको भी, इस जद्दोजहद को भी और इस कोशिश को भी नाकाम सा ही बनती हुई नज़र आ रही है। और आपकी नैब जो है ना, नैब का काम भी यही है कि नैब का काम ये है कि करप्शन को बैप्टाइज करती रहे या करप्ट लोगों का हलाला कराती रहे। उसके अलावा क्या किया है अब तक इन इदारों ने? और रोड पे आना, ये सब आना, ये भी कोई गैर जमहूरी रवैया नहीं रहा है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि शख्सियात की बजाय, सियासत की बजाय करप्शन मेन टारगेट हो, चाहे उसकी जद में कोई भी आ जाए। और जहाँ तक मामला ये है कि जाती उमरा नहीं जा रहे, रायमंड जा रहे हैं, रायमंड के तबलीगी इज्तिमा में जा रहे हैं। अगर रायमंड का मकसद ये है कि आप जाती उमरा के खिलाफ एक वो करना चाह रहे थे, तो बहरहाल ये भी उनका हक है, हाँ करते हैं, कैसे नहीं करते। लेकिन मारी एक जरूरी एक अहम बात ये करनी है। देखिए, गलत बात की हो रही है। मैंने ये नहीं कहा है, आपका टिकर चल रहा है PRY पे कि मैंने बढ़तरी तस्लीम कर ली है। देखिए, इलेक्शन में तो काउंटिंग चल रही है ना, ठीक है। और ये भी नहीं कहा कि धांधली नहीं हुई है। जो 4 घंटे हमें हमारे वोटर को घर में रखा गया है, वो धांधली के अलावा और क्या है? ये धांधली मैं नहीं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने की है, लेकिन ये धांधली हुई है ना हमारे साथ, तो ज्यादती। सर, मैंने आपसे क्लियर सवाल पूछा था, तो आपने जब नहीं कहा तो शायद टिकर चल रहे हैं, लेकिन अब आपने बोल दिया, हम इसकी तस्हीह कर देंगे। सिंस आप यू हैव मेंशन्ड इट, हम हमारे जो न्यूज मैनेजर हैं उसकी तस्हीह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, कर दें। अच्छा, इन्होंने कहा कि अगर आपने नवाज शरीफ साहब के घर नहीं जाना तो रायबंद क्यों जा रहे हैं आप? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, इतने शहर हैं। खालिद मकबूल साहब हमारे भाई हैं, इन्होंने सुनी नहीं बात जो मैंने कही थी। मैंने ये कहा था कि एक सिंबलिज्म होती है, एक अलामत है, हम उस अलामत की वजह से वहाँ पे जा रहे हैं। हम उनके घर तक नहीं जा रहे, जहाँ हमारा इरादा था करने का या होगा, वो उनके घर से बहुत दूर होगा, कोई तबलीगी इज्तिमा में नहीं जा रहे। वैसे कुछ इनकी MQM पाकिस्तान जो इनका है, उसकी आजकल ज़रा कुर्बतदारी कुछ लग रही है हुकूमत के साथ,
तो इसलिए वो इस किस्म की बात कर रहे हैं। लेकिन अलामत भी कोई चीज़ होती है, सियासत में तो अलामत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो हमारी बाकी अपोजिशन में जो भी हमारे साथ है, हम उनके साथ मशवरे से ही आगे चलें। ताहिरुल कादरी साहब से आप लोग राब्ते में हैं, क्या उनको आप कन्विंस कर पाए हैं? कि उन्होंने भी कहा था मैं ऑप्शन खुला रख रहा हूँ, मैं पिंडी जाऊंगा या रायवंड जाऊंगा। देखिए, सियासी जमातें जब बैठती हैं तो हर किसी का अपना एक एजेंडा भी होता है, अपनी एक सोच भी होती है, कोशिश ये होती है कि जब आप इकट्ठे बैठें तो आप कोई कॉमन प्लेटफॉर्म जो है उस पर इकट्ठा कर सके। तो कॉमन प्लेटफॉर्म अगर बन गया तो उसमें हम कादरी साहब यकीनन उनके, देखे ना, सबसे ज़्यादा जो ज्यादती हुई है वो ये घरों की बात करते हैं नून लीग वाले। उन्होंने कादरी साहब के घर के सामने जाके गोलियां चलाई और औरतों को और नहते लोगों को डायरेक्ट गोलियां फायर करके मारा उनको। ये क्या बातें करते हैं? उसके बाद इन्होंने किसका घर छोड़ा है? जब फारूक लगाई सदर थे उनके घर, ये चोटी जो है वहां पे पहुंच गए थे। उसके अलावा कोई एक MNA थे, उसके घर शहबाज शरीफ पहुंचे, वहां एक बंदा भी मर गया। सो ये तो कहना कि जी घर नहीं, मैं इसके कोई ये नहीं कह रहा कि हम ऐसे करने लगे हैं, लेकिन इनका अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो ये तो लोगों के घर के कब से पहुंच रहे हैं, ये कोई आज की बात है। चले तो कोई तुर्की बदुर्की जवाब तो ना हुआ कि अगर वो घरों पे पहुंच जाते हैं तो हम भी पहुंच जाएं, लेकिन आप नहीं जा रहे। ठीक है, फिर ठीक है, अलामती बात आप करें। चांडू साहब, ब्रेक पर मैं जाने से पहले एक सवाल आपसे पूछूंगी, क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी आएंगे, वो पंजाब में इन मूवमेंट्स को लीड करेंगे? कोई ऐसा प्लान है बिलावल के पाकिस्तान आके ये लीड करने का? अभी जवाब पूछ रही है, वक्फे के बाद पूछेंगे। अभी बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं वक्फा लूंगी। इंशाल्लाह वो जल्दी पंजाब जाएंगे और जल्दी पार्टी के तरजीब के सिलसिले वहाँ जो उनकी सरगर्मियां में शुरू होंगी। एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेना न लेना वो जिस वक्त पंजाब पहुंचेंगे तब ऐलान होगा और मुशावरत के साथ। तो वहां पर आपका फितरी इत्तेहाद इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने जा रहा है? अगर पूरी मुत्तहिदा जो भी जमायतें हैं हमारी, उन सब ने अगर मुत्तफिका कोई फैसला किया और पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लिया गया तो पीपल्स पार्टी अपोजिट के साथ खड़ी रहेगी, ये फैसला है। ठीक है, और अभी तक क्या PTI ने आपसे राब्ता किया है बाकायदा तौर पे? नहीं, हम तो यहाँ मैंने नहीं सुना, लेकिन ऑफिशियली मैं देख रहा हूँ मीडिया के जरिए। देखिए, हमारे अपोजिशन लीडर भी खुर्शीद शाह साहब के साथ उनका मिलना, उनके साथ बातचीत करना, पार्टी की तरफ से तो ऑफिशियल ऐसा नहीं आया ऐलान, लेकिन वो उनके राब्ते हैं। जब कोई नतीजा निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, राब्ते आप लोगों के हैं। अभी हम एक ब्रेक पर जाएंगे, वापस तो बात करेंगे कि क्या ईद के बाद एहतजाजी तहरीकें अपना असली रंग दिखाएंगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज कौमी असेंबली में ये डेवलपमेंट हुई कि इमरान खान ने आज सादिक साहब को स्पीकर मानने से इनकार कर दिया है। यहाँ पर मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान का एतराज दुरुस्त है, कंट्रोवर्शियल हो चुका है स्पीकर का जो ओहदा है, क्योंकि उनका रेफरेंस आगे भेज दिया गया, मियाँ साहब का रेफरेंस नहीं भेजा गया? देखिए, इस सिलसिले में तो हुकूमत को एहतियात का दामन थामना चाहिए था। ये उनकी जिम्मेदारी कि इस तरह की कंट्रोवर्सी डेवलप ना हो। अब मुझे नहीं पता इसके क्या लीगल पहलू हैं, लेकिन ये मैसेज पाकिस्तान की पूरी आवाम के लिए ख़राब गया है। अब इस बुनियाद पर पॉलिटिकली तो कंट्रोवर्शियल हुए हैं वो, लेकिन क्योंकि वोट की बुनियाद पे आए हैं तो ये अलग मामला है। इसीलिए आज आपने ये ऑप्ट किया कि आप वॉकआउट नहीं करेंगे बाकी अपोजिशन के साथ कौमी असेंबली से, इसी बुनियाद पे आप लोगों ने ये फैसला। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना कि वो इस हवाले से तो ये कंट्रोवर्शियल हुए हैं, लेकिन क्योंकि वोट की बुनियाद पर है तो कल अपोजिशन मुत्तहिद हो तो उनको वोट आउट भी किया जा सकता है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन मुत्तहिद हो तो वोट आउट किया जा सकता है। आपको लग रहा है इस तरह का कोई माहौल कि अपोजिशन मुत्तहिद हो जाए, इन्हें वोट आउट कर दे? नहीं, वोट आउट तो इस वक्त बज़ाहिर तो मेजॉरिटी PMLN, लेकिन अपोजिशन मुत्तहिद है। लेकिन हम चाहते थे कि PMQM हमारे साथ वॉकआउट करे, लेकिन सिद्दीकी साहब ने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि वो हुकूमत के साथ हैं या अपोजिशन के साथ हैं। जी सिद्दीकी साहब, हुकूमत के साथ है या अपोजिशन के साथ है? नहीं, हम अपोजिशन की बेंचों में बैठते हैं। ठीक है, तो अपोजिशन ही के साथ हैं और उसके हर जमहूरी कदम के साथ रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत के बका के लिए अपोजिशन जो करेगी हमें अगली सफ़ों में ही पाएगी। तो जो लेकिन जो वॉकआउट था वो जमहूरी कदम था या नहीं था, उसको आप कैसे समझते हैं? क्योंकि आज थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिफरेंस नजर आया ना स्ट्रैटेजी में।
پیپلز ٹھیک ہے پارٹی نے لیکن ہمارے ساتھ وہ واقع کیا. جو تحریک انصاف نے کیا اس کا حق تھا. ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن آپ نے اس کو صحیح سمجھتے تھے، آپ لوگوں نے واک آؤٹ نہیں کیا. جی اسپیکر صاحب، اب کیا ہی اچھا کہ سوری چانڈیو صاحب، کیا ہی ہوتا کہ اسپیکر صاحب آج اسمبلی میں ہوتے، اگر یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر ہی سن لیتے خان صاحب کی. میرے خیال میں ایاز صادق صاحب بڑے محترم شخصیت ہیں اور سب ان کا احترام کرتے رہے ہیں، لیکن یہ جو کارروائی ہوئی ہے اس سے ان کے شخصیت کو دھچکا لگا ہے، اور میرے خیال میں ان کو اپنی غیر جانبداری برقرار رکھنی چاہیے تھی. ماضی قریب میں بھی ایسے اسپیکر گزرے ہیں ہمارے جو انہوں نے اپنا احترام تسلیم کروایا ہے. اپوزیشن بھی ان کو اسی انداز اور اسی پیار سے دیکھتی رہی، ہمارے اسپیکر کو بھی جیسے ایسے لگتا جیسے ان کی جماعت کا اسپیکر ہے. تو انہوں نے کیا ہے، ابھی دیکھیں جو مشترکہ فیصلہ ہوگا یہ ٹھیک ہے. وہ ممکن ہے وہ اس کو نہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکے، لیکن یہ طے ہے یہ اپوزیشن متفق ہے، اپوزیشن ایک ساتھ ہے، تو پھر پرسکون کاروائی گئی. اب ایاز صادق صاحب سکون سے بیٹھ کے قومی اسمبلی چلائیں، میرے خیال میں یہ ممکن نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کا پلان کیا ہے شفقت صاحب؟ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سکون سے بیٹھ کے اسمبلی نہیں چلا پائیں گے، تو کیا آپ کوئی قانونی طور پر جائیں گے آگے یا کوئی پارلیمنٹ میں لیگل پروسیجر؟ ہم نے تو آپ دیکھ رہے ہیں 4-5 ہو گئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ مل کے TORs کی کوشش کی، ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، اسپیکر کو ریفرنس دیا، باقی چیزیں کی. ہم تو ساری چیزیں ایگزاسٹ کرنے کے بعد عوام کی عدالت میں گئے. جو پارلیمنٹ میں جو ہوگا وہ اگین اپوزیشن کے ساتھ مل کے مشورہ کر کے چلیں گے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایاز صادق صاحب سے جو کچھ کروایا گیا ہے، میری اپنی دانش کروایا گیا، ان کے خود نہیں کیا، میرا خیال ہے ان پہ دباؤ ڈال کے کروایا گیا، تو اس سے ان کی ساکھ بہت متاثر ہوئی ہے. اور ان کے لیے جو اسپیکر کا رول ہے، دیکھیں اسپیکر کا رول، اسپیکر ایک جماعت سے ضرور ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس منصب پہ بیٹھتا ہے تو اس کا ایک رول تبدیل ہو جاتا ہے. اور وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے دونوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ وہ فہمیدہ مرزا صاحبہ جب اسپیکر تھیں تو وہ زیادہ وقت اپوزیشن کو دیا کرتے، تو یہ ایک رول ہے اسپیکر، کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے. جی خالد صاحب، وہ کہہ رہے ہیں دونوں حضرات کہ اب شاید اسپیکر کے لیے سیاسی ساکھ اپنی بچا کر ہاؤس چلانا اتنا آسان نہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال یہی ہے کہ اب تک ان کا سب نے احترام کیا تھا، وہ جس طرح چلا رہے تھے سب نے احترام کیا، ان کو ڈیو رسپیکٹ دی. لیکن اگر وہ سیاسی طور پہ تو کم سے کم کنٹروورشل ہو گئے ہیں، تو یہ بھی پھر اپوزیشن کا یہ اختیار ہوگا، اپوزیشن کا یہ حق ہوگا کہ پھر ان کی اگر غیر جانبداری جو ہے وہ متنازع ہو گئی ہے تو پھر وہ اپنا رول دوسری طرح سے رکھے، پھر وہ اپنا حق ان سے لینے کی کوشش کرے، اور جب وہ لینے کی کوشش کریں گے وہ نہیں دیں گے تو اسمبلی جس طرح اسموتھ چلتی رہی شاید نہ چل پائے. تو طریقہ کار کیا ہوگا اپنا حق لینے کا؟ دیکھیے وہ کھڑے ہوں گے، پھر بہت ساری چیزوں میں اپوزیشن نے بھی، ہم نے بھی اپوزیشن کا پارٹ ہوتے ہوئے کنسیڈ کیا. ٹھیک ہے، آپ چلائیں ہال، ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے. یہی اسمبلی جو ہے پاکستان کی پوری عوام کی نمائندہ اسمبلی ہے، ان کی امیدوں کی آئینہ دار ہے، ان کی خواہشات کی آئینہ دار ہے. تو یہاں ایسے حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس کی پہلی ذمہ داری خود اسپیکر صاحب پہ تھی کہ ایک غیر جانبدار اسپیکر پاکستان میں جمہوریت کی کامیابی اور جمہوریت کی پائیداری کی علامت ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پروگرام ختم ہو گیا. اپنے تمام جو گیسٹ ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. PTI کے رہنما شفقت محمود صاحب، MQM کے رہنما خالد مقبول صدیقی اور مشیر اطلاعات سندھ حکومت مولا بخش چانڈیو. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.